जैसा मैंने आपको कहा कि भाई हम सबको मिलके लड़ना है, और मैं फिर कह रहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, सभी साथियों, खाली राजनेताओं की बात नहीं, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें हर व्यक्ति शामिल है, सबको मिलना है, जब भी कोएग्जिस्ट होगी। और नो, अब तीसरी लहर का भगवान से यही है कि ना आए, लेकिन उसके लिए भी तैयारी अभी से रखनी पड़ेगी। कुछ जो है सवाल भी साथी होंगे वो पूछेंगे, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो कल सवाल आया जो मेरे खुले पत्र का, उसमें मेरा कोई सवाल नहीं था। सवाल वही थे जो लोग पूछ रहे थे, सवाल वही थे जो बेचारे बेसहाय होके जो असमय जिनकी मृत्यु हुई, किस चीज के लिए, जिनको ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिली, जिनको दवाई नहीं मिली, जो दवाई भी ब्लैक मनी ले सके, जिनको मतलब और सुविधा नहीं मिली, तो उन लोगों के सवाल थे ये। और उन लोगों के सवाल ये था भाई पहली जो लहर थी और दूसरी लहर के बीच में आपकी क्या तारीख थी, वो पूछना चाहते हैं कि भाई हमने उस बीच में क्या तैयारी की, कितने डॉक्टर लगाए नए, कितने नर्सिंग स्टाफ लगाए, कितना मेडिकल के वो लगाए, कितने सफाई कर्मचारी लगाए, या बेरोजगारी बढ़ाई। तो ये सवाल थे, इसमें किसी को मैं समझता हूँ वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज तो मकसद तो मेरा ये था, जैसे मैंने कहा शिक्षा, आपने देखना आज शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। आज ये अखबार में आपके आई है 1000 हेडमास्टर नहीं है एक जगह, तो कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे आगे, आप ये बताइए। और जो आंकड़े उसमें था, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। भाई मैं तो कुछ नहीं कहता, आपके अखबारों में पढ़ता हूं मैं। देखिए सरकार ने 41 मौतें बनाई, जबकि कोविड में इतनी हुई। आप देखिए इसमें मौतों पर पर्दा, ये आप देखिए इन जिलों में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खाली मेरे दौर, ये उनके सांसद हैं भिवानी से, वो क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। उनके सांसद कह रहे हैं भाई हकीकत को मानने में क्या है, हकीकत मानेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आस्था बढ़ेगी और हम सब मिलकर लड़ने में आसानी होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आपके कोई सवाल होंगे तो बहुत सारे साथी हैं, डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं और अपना राम सिंह जी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। राम सिंह बराड़ जी पहला क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल करना। राम सिंह बराड़ जी करना चाहते हैं। नमस्कार हुड्डा साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। हुड्डा साहब, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जिस तरह से लोगों को दिक्कतें आई, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर थी, चाहे वो दवाइयों को लेकर थी, चाहे वो बेड को लेकर थी, चाहे वो वेंटिलेटर को थी, और जिस तरह से एक सिस्टम बनाया गया कि अगर इंजेक्शन की जरूरत है तो वो सीएमओ पे जाएंगे, डीसी पे जाएंगे, फिर वो कमेटी होगी, फिर वो कमेटी पास करेगी। लोग ऐसी बुरी हालत में, जब मरीज को कोई अटेंड करने वाला नहीं, उसके पास बेड नहीं है, उसके पास मतलब दवाई नहीं है, उसके पास वो चक्कर काट रहे हैं डीसी और उनके, तो उस जो प्रबंधों को, जिस तरह का सारे सिस्टम पे आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पे सरकार को कितना किसमें समझते हैं कि समर्थ रहे, असमर्थ रहे, फेल हुई सरकार? देखिए मैं कोई इसमें वो नहीं करूंगा, आज आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि मैंने अपने लेखों द्वारा, अपने पत्रों द्वारा ये सबसे पहले कहा था कि टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें डॉक्टर, जजेस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिकल जो आदमी हो, और सारा काम टास्क फोर्स पे जो छोड़ा जाए ताकि उसको संभाल सके। एक आदमी कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये मैंने कहा था, अगर ये ऐसा करते तो शायद ज्यादा माफ आता। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कोरोना से संक्रमित था, फिर भी जितना भी हो सका टेलीफोन पे चाहे संवेदनाएं दी लोगों को, चाहे और कहीं से इंतजाम कराने की कोशिश की। भाई हमारा सारे विधायक भी, कांग्रेस के और साथी भी, हमारा सांसद भी, सभी साथियों ने, पार्टी, हमने जो भी प्रयास हो सकता था किया है और आगे भी करते रहेंगे, और सहयोग जो भी मांगेगा वो पूरा सहयोग देने की। हुड्डा साहब, इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि जो आपने कहा है कि सभी को 5-5 लाख मिलने चाहिए, बहुत सारे पत्रकारों की डेथ हुई है, वो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में रहने वाले पत्रकार थे, अकेले कमाने वाले थे, अकेले परिवार को चलाने वाले थे,
उन परिवारों को आज चलाने के लिए, उनको संभालने के लिए कुछ भी नहीं बचा उनके पास। और उसके बारे में सरकार को क्या करना चाहिए। और दूसरा, सरकार ये कह रही है कि ये जो कोरोना फैला है, जो किसान धरने पे बैठे हैं, किसान वहां पर दिल्ली में बैठे हैं 6 महीनों से, उससे जो जहां गांव में गए वो वापस वहां पर ज्यादा फैला, वहां पर ज्यादा मरीज आए, वहां ज्यादा डेथ हुई। तो उस किसानों का क्या, उसका जो धरने का क्या है, और पत्रकारों की डेथ पे क्या है। देखिए, कोरोना का जहां तक सवाल है, शहरों से गांव में गया है, और ये हरियाणा में नहीं, पूरे देश में कहीं से भी आप देखो, पहले शहरों में आया है, फिर गांव में गया है। और आज आप खुद देख रहे हैं, आज इनकी रिपोर्ट है कि गांव में कुल 18 केस पॉजिटिव मिले हैं। तो ये बात नहीं है। वे इसी वास्ते जो मैंने कहा था कि भाई कृषि है, किसान है, कोई अपने प्रदेश के नहीं, बाहर से बैठे हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं। अगर उनको मतलब बातचीत करके सम्मानपूर्वक समाधान करना चाहिए, ये जिम्मेवारी है। मैं तो बल्कि खुले पत्र में ये लिखा था मुख्यमंत्री के रूप में कि आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि हरियाणा की भूमि में बैठे हैं, आपने रोके थे, नहीं तो चले जाते, आपने दिल्ली जाके अपनी बात कह के चले जाते, शायद हो सकता था उनकी बात सुनवाई होती। तो आज जिम्मेवारी है उनका वकील बन के सम्मानपूर्वक कोई समाधान निकालें, इससे बीमारी फैलेगी, कोई वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि मैं हर बारी यही अपील करता रहा ग्रामीण लोगों को भी और सबको कि भाई जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनको फॉलो किया जाए। गांव में हुक्का पानी भी बंद करने का मैंने किया, बहुत लोगों ने कर भी दिया, और बहुतों ने नहीं भी किया होगा, लेकिन जो हम कर सकते थे करें। वो जो ये मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की होगी, लेकिन इस चीज का समाधान भी तो निकालना चाहिए। इतने लोग बैठे हैं तो इनकी बात लेकर इनका सम्मानपूर्वक समाधान कोई ना कोई निकालने का प्रयास करना चाहिए। हुड्डा साहब, मेरा सवाल एक है, पत्रकारों की डेथ हुई है, हुड्डा साहब आपने बताया नहीं कि फील्ड के जो पत्रकार थे छोटे छोटे जिनकी डेथ हुई है, उनका को मैंने शुरू में कहा ना, जो पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी दी, और जैसे 5 लाख सबका मैंने कहा है, सबको मिलना चाहिए, और उनके परिवारों को जो भी पेंशन जो है इस किस्म की बांधनी चाहिए, ताकि उनको जीविका में सुधार। नेक्स्ट राकेश गुप्ता जी। साहब, मेरा सवाल ये है कि कल मुख्यमंत्री जी ने आपकी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग को सिरे से नकार दिया। अभी भी आपकी मांग है कि सर्वदलीय बैठक जो है कोरोना के मसले पर बुलाई जानी चाहिए? देखिए, वो तो उनकी वो है, हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि भाई मैं तो उसका जो खुला पत्र लिखा था उसको जवाब देने लायक नहीं समझा, नहीं जवाब देखा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने की बात थी, लेकिन असली बात क्या है ये नहीं है। असली बात ये है कि जवाब है ही नहीं उनके पास, जवाब है ही नहीं, जवाब है ही नहीं। उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कल कि जिस पत्र की जो भाषा है, कहते उनके मानस का पता लगता है, ऐसे में जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। नहीं, कौन सी है ऐसी भाषा जो मैंने लिखी? ये जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, अगर मैं मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ आप वकील बनो, किसानों के इनका सम्मान वो निकालो समाधान, इसमें कौन सी ऐसी मानसिकता की बात है भाई? और ये जो सवाल ही नहीं पूछे उनका जवाब भी दे रहे हैं। मैंने ये तो नहीं कहा भी आप कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री, कौन रहेगा, 29 तक रहेंगे। अरे ना ये उनकी बस की बात, ना मेरे बस की बात, ये तो लोगों की मर्जी है ना। अब देखो ना, पार्लियामेंट के चुनाव हुए, 10 की 10 सीट बीजेपी को गई, 80 कुछ महीने के बाद विधानसभा को तो वो 80 से घट के 40। ये तो वक्त की बात है ना, ये तो लोगों की मन की बात है। मैं तो प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ, जो लोग फैसला में सदा मंजूर किया, आज हमारे को जहाँ बैठा रखा, हम अपना नैतिक और संवैधानिक अधिकार निभा रहे हैं। तो इसमें वो नहीं होना चाहिए इतना क्या कह सकते हैं आप, एक किस्म से कोई ऐसी बात नहीं थी जो उनके चेहरे पे झलक आई ऐसी। और ये तो प्रजातंत्र है भाई, उनका अधिकार है, मेरा अधिकार है। मिलके जुलके देख, लड़ाई जो है कोरोना की, वो किसी एक पार्टी की, एक वर्ग की या किसी की नहीं है, पूरी मानवता की है भाई। सबको इकट्ठा रहने का, कोएग्जिस्ट और नो एग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्ट और नो एग्जिस्टेंस का फार्मूला लेके आपको
सोच के चलना पड़ेगा, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हरीश मानव जी। हुड्डा साहब नमस्कार। नमस्कार। हुड्डा साहब, मेरा सवाल ये कि आप सरकार के साथ आपकी कांग्रेस की टीम भी पैरेलल काम कर रही है, जैसे मुझे पता चला। तो गांव में जो टेस्ट हो रहे हैं और जो वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है, क्या वो पर्याप्त है? मैंने बताया ना वैक्सीनेशन कितनी हो रही है गांव में, और टेस्ट का स्क्रीनिंग आज की रिपोर्ट है, उनके इतनी स्क्रीनिंग हुई है, टेस्ट कितने हुए हैं उनका पता नहीं, क्यों टेस्ट की इतना वो गांव में है ही नहीं, इतना प्रावधान नहीं है, लोग आ भी नहीं रहे हैं। लोगों को मैंने बार बार अपील किया आप आओ भी, दोनों बात है। तो अब टेस्ट स्क्रीनिंग का किसी जिले में तो कितनी है, कहीं कितनी है, मतलब स्क्रीनिंग का मेरे को मतलब नहीं, टेस्ट में और स्क्रीनिंग में क्या अंतर है। स्क्रीनिंग अगर इतने स्क्रीनिंग कर दी, इतना टेस्ट कर दिया, टेस्ट गांव में बहुत कम हो रहे हैं, और कोरोना के वो जो ज्यादा मरीज हैं, खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गांव में 50 गुजरे हैं, तो वैसे थोड़े गुजरे, कल ही का 1% है, तो ये आंकड़ा थोड़ा ही है। 8,000 आंकड़ा जो बताया उनमें तो 65% लोग तो शहर के बेचारे गए ऐसे में जिंदगी हुई है, 35% गाँव, जबकि इट इज अदरवाइज गाँव में बहुत गए, जो अगर मुख्यमंत्री जी का हिसाब दें तो बहुत गए हैं। तो आंकड़े साफ होने चाहिए, पूरा सर्वे होना चाहिए, और पूरे जोर शोर से सबको मिलकर लगना चाहिए। तो इस संकट में, जो संकट मानवता पे आया है कोरोना के महामारी के दौरान, जो हरियाणा के भी और देश के भी बहुत सारे पत्रकार भी हैं और साथी भी हैं, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, क्योंकि मैं स्वयं अस्पताल में देख के आया हूँ, जिस श्रद्धा से और जिस मेहनत से उन्होंने लोगों को बचाने की, जान बचाने का काम किया है, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जो उन्होंने मेहनत की है उसको वो करें। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर कोरोना वायरस की बात हुई, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कोरोना था लेकिन मेरे को अपनी शारीरिक पीड़ा की नहीं थी, लेकिन जो प्रदेशवासियों द्वारा अपार और जो जिस प्रकार से मुसीबतें झेली जा रही थी, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं दवाई के लिए, कहीं और आपका बेड के लिए, उपचार के लिए, वो अत्यधिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा मेरे को हुई, क्योंकि मैं अस्पताल में रोज देख रहा था। कभी कहते थे डॉक्टर कोई नया आएगा नहीं, अपनी भर्ती कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। रोज मैं रोज देखता था तो बहुत मन में पीड़ा मेरे होती थी कि कल कुछ जो मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ बाप चले गए, उनके लिए कुछ घोषणाएं की हैं, केंद्र ने भी करी हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पहले मैंने एक निवेदन किया था कि भाई जो कोरोना की मृत्यु हो गई जिनकी, उनको 5-5 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है एक बच्चों का तो करना ही चाहिए, लेकिन कोई ब्रेड अर्नर है जो रोटी कमाता था वो नहीं रहा, बड़ी मुसीबत के सामने है, तो सबको 5-5 लाख का कंपनसेशन देके और जो बच्चों की दी है और उनका स्कॉलरशिप दें। वैसे तो ये पहले 1 मार्च 2009 से शुरू हुआ था, उस टाइम अमाउंट थोड़ा था, लेकिन आज अमाउंट बड़ा है, अच्छी बात है, तो ये अच्छा है। लेकिन उनको भी दें जिनको हम नहीं बचा सके, तो उनको भी 5-5 लाख रुपए दें। ये बात ठीक है कि आज लहर जो है धीमी पड़ गई है, लेकिन ये मत समझे कि भाई हम बिल्कुल विजय पा चुके हैं इनके ऊपर। लहर धीमी पड़ी है तो हमारे को आगे की तैयारी करनी। आज भगवान ना करे, भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जिस प्रकार से आज
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान आया है कि बॉम्बे में तीसरी लहर बच्चों में आई है, आनी शुरू हुई है, वो एक चिंता की बात है। तो उसके लिए हमारे को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, आगे की तैयारी रखनी चाहिए और सबको मिलकर करना है। हमारे कोई इसमें मतभेद नहीं है, सबको लड़ना है। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। या तो हम सब इकट्ठे मिलकर लड़े, को एग्जिस्ट करें, या नो एग्जिस्ट करें, कोई नहीं बचेगा। और कल जो है जब वैक्सीनेशन की बात हुई, आज वैक्सीनेशन ही एक हथियार है। प्रधानमंत्री भी बार बार कह रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन ही हमारे पास हथियार है जो आगे के पीढ़ी को भी और हमारे यहाँ बचाव का काम कर सकती है। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने अपने उसमें जो कहा, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 लाख डोजेज हैं, लेकिन हम गोश्त रोज चलेंगे, रोज की जो है 20,000 लगाएंगे, नहीं तो एक दिन में जैसे किसी दूसरे प्रदेश का नाम दिया, उन्होंने 2 लाख लगा। भाई 2 लाख लोगों को तो लगाओ, पहली डोज लगने से भी 70% बचाव हो जाता है। उसको मतलब धीमी गति की बजाय तेज रफ्तार करनी चाहिए। और अब तो 50,000 की भी बात नहीं, जो इनका रिकॉर्ड बताता है वो कल जो है 20,000 लगी है। तो 20,000 लगी हैं और कई जिलों में तो बिल्कुल इतनी थोड़ी लगी हैं, जैसे हिसार में 122 है, नूह में 110 हैं, सिरसा में 150 हैं, महेंद्रगढ़ में 335, चरखीदादरी में 151। इस प्रकार से तो कई महीने और वो बीत जाएंगे। तो जितना बचाव हो सकता है इसकी जो गति तेज करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई राजनीतिक तौर पे ना राजनीतिक का समय है, लेकिन नेता विपक्ष के नाते मेरा नैतिक और संवैधानिक अधिकार है कि जो लोगों की पीड़ा हो उसको मैं उठाऊं, सरकार तक पहुंचाऊं और उसमें जो भी समाधान में सहयोग जिसका भी हो सके उसके लिए मैं तैयार हूं। आज फिर कह रहा हूं कि हम इस बात का तैयार हूं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं जिसमें अब देखिए जो अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा मिलेगी, जो अच्छा काम करेगा उसको प्रशंसा मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र सरकार है, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वहां प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की, जो बॉम्बे मॉडल था उसकी प्रशंसा की। अगर हम अच्छा काम करते तो हमारे को भी आज प्रशंसा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं। सवाल जो है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी हो, महामारी हो, राष्ट्रहित हो। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, जिसके दादा और पिता आजादी के लड़ाई के लिए लड़े और जिसके पिता इस देश के संविधान पे दस्तखत है। मैं इन चीजों में राजनीति नहीं करता हूँ, ना महामारी पर, ना राष्ट्रहित में, और ना जो नेचुरल कैलेमिटी है। और ये जीता जागता, और कोई राष्ट्रहित की बात हो उसमें भी, और ये जीता जागता उदाहरण आपके पास है। 370 जो खत्म करने की बात हुई, अकेली हरियाणा विधानसभा है, मैं नेता विपक्ष हूं, जहां यूनानिमस हमने पास कराया, क्योंकि मैं समझता था ये राष्ट्रहित में है। तो राष्ट्रहित का जो सवाल आता है वहां हम अपने उसमें वो राजनीति नहीं करता हूं। तो ये सबको समझना चाहिए। पर हालांकि मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मैं तो एक लोग फर्ज तो सरकार का बनता है कि सारे विपक्ष के नेताओं को बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, समाधान में जो मदद कर सकता हो उसकी मदद करे। लेकिन हमने कहा इस बात का उनको पता नहीं किस बात पे हुआ, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि आगे की भी हमने देखने हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल आगे भी देखना है। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, हमारे शहर में भी कमी है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जो अगर पैरामीटर से देखा जाए तो आज हमारे पास 2404 सब सेंटर बनने चाहिए, 314 पीएससी और बननी चाहिए और 135 सीएचसी और बननी चाहिए, जो पैरामीटर की निर्माण करती है। उन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पूरा करें। आज हरियाणा में ठीक है, जो बचाव हुआ है
उसमें अगर किसी का योगदान है डॉक्टर के और कोरोना योद्धाओं के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है। अकेला जो आप देख रहे हैं सेंटर जो ये कैंसर इंस्टीट्यूट है 6,000 उन्होंने जान बचाई है, जान मरीजों को ठीक किया है। इस प्रकार आप करनाल मेडिकल कॉलेज देखें, आप खानपुर मेडिकल कॉलेज देखें, आप फरीदाबाद का ESI मेडिकल कॉलेज देखें, आप मेवात का मेडिकल कॉलेज देखें, और जितने हॉस्पिटल बड़े बड़े बनाए हैं वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। तो आज सवाल पूछ रहे हैं लोग, भाई तुम आगे के लिए तैयारी क्या कर रहे हो? फर्स्ट वेव के बाद और सेकंड वेव के बीच में क्या तैयारियां की आपने? इस बात का जो चर्चा हुई खुला पत्र में यही था, मेरा यही लिखा था मुख्यमंत्री जी के नाम। मैंने कोई ऐसी बात तो लिखी नहीं जो उनको अच्छी ना, ऐसा कोई मैंने कहा। और जैसा मैंने कहा अब आज धीमी पड़ी हुई है, लेकिन आगे के लिए भी हमारे को सोचना है। इसके अतिरिक्त जो है आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कृषि संकट है, कानून व्यवस्था है, इसके बारे में भी तैयारी करनी है। भाई ठीक है धीमी पड़ गई, हम विजय भी शायद भगवान करेगा इस पे पाएंगे, लेकिन आगे की जाएगी। आर्थिक स्थिति जो है उसमें सुधार है, बहुत जरूरी है लाना। बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, पिछले 2 साल में हरियाणा, अभी CMI की रिपोर्ट आई मई के महीने की, हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में। 35.1% बेरोजगारी है, जबकि हमारे समय बहुत कम थी ये। तो उससे निपटना है, उससे निपटने के लिए ठीक है, इससे लड़ने के लिए हमारे को जो है वो चाहिए जैब लगा रहे हैं हम अपना। उसमें मेरा एक ही कहना है, alongside jabs provide jobs too. Jabs retain life, jobs sustain it. भाई जैब के साथ साथ जॉब भी दो आप। कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमारे को आज विचार करना है, ताकि आगे आने वाले उसमें आए। और जो आज की परिस्थिति में है उसमें जिस चीज की कमी है उसको पूरा करें। आज PGI रोहतक में ब्लैक फंगस से एक करके मर रहे हैं, दवाई की नहीं मिल रही। दवाई में फिर कहेंगे ब्लैक फंगस की दवाई ब्लैक मार्केटिंग में बिक रही है, तो क्यों नहीं उसको दवाई को पूरा किया जाता उसमें। इस प्रकार से उनको किया जाए ताकि हम आगे बढ़े और अपना उसमें चलें।